हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप हमेशा की तरह स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और साथ ही साथ ज़बरदस्त भी होंगे। तो चलिए फिर एक बार मैं अशोक सर आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ लेकर आज का नया पाठ। आज का नया पाठ कक्षा 9वीं के लिए, और कक्षा 9वीं के लिए आज हम पढ़ने वाले हैं पाठ्यपुस्तक गंगा में दिया गया हमारा यह नया पाठ, जिसका नाम है क्या लिखूं। अब इसका जो शीर्षक है क्या लिखूं, ये हमें बहुत कुछ बताता है। तो यहाँ पर इस पाठ में जो इस पाठ के लेखक हैं, जिनका नाम है पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। नाम फिर से मैं बता रहा हूँ, याद रखिएगा, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। अब पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी ने हमारे समक्ष एक नया विचार दिया है। अब ये नया विचार क्या है कि जैसे मान लीजिएगा कि आपका कोई छात्र या फिर आपका कोई मित्र आपसे किसी विषय पर निबंध लिखने के लिए कहे, और वह विषय ऐसा हो कि जिसके बारे में सुना तो बहुत कुछ है, लेकिन अगर आप लिखने बैठेंगे ना, तो पहला प्रश्न आपके मन में जो आता है वह है आज के इस पाठ का शीर्षक, और वह प्रश्न है क्या लिखूं। कई बार शुरुआत कैसे करें, इस पर हमारे मन में अनेकों प्रकार के जो विचार हैं वो आते हैं, और इसी बात को ध्यान में रखकर आज के हमारे इस पाठ के जो लेखक है, नाम क्या है, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। इन्होंने इस पाठ में हमें बहुत सारी नई बातें बताने का प्रयास किया है। तो चलिए बिल्कुल समय नहीं गवाते और इस पाठ की शुरुआत करते हैं। पाठ की शुरुआत करने से पहले मैं उन सभी से निवेदन करना चाहता हूं जो अभी अभी हमसे जुड़े हैं, जो नए छात्र हैं, अभिभावक है, और जो शिक्षक मित्र हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, उन सब से निवेदन कि आपको अगर इस तरीके के बहुत सारे पाठ देखने हैं, समझने हैं, तो निश्चित रूप से आप मेरे इस YouTube चैनल पर ज़रूर आए और सर्च करें हिंदी प्रेमी अशोक। आपको कक्षा 9वीं, कक्षा 10वीं और बहुत सारे व्याकरण पाठ आपको मेरे इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो चलिए बिल्कुल समय नहीं गवाते और शुरू करते हैं आज का पाठ। याद रखिएगा, ये एक क्या है, एक निबंध है, और जो निबंध होता है उस निबंध में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कई बार हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न आते हैं, तो उन्हीं सारे प्रश्नों को सुलझाने का प्रयास इस तासिका में मैं करने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले हमारे जो राइटर हैं, नाम क्या बताया था मैंने, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, है ना। तो इनसे ना उनके दो छात्र हैं, दो छात्राएं हैं कि देखिएगा, एक छात्र एक छात्रा है, जिसका नाम है अमिता और नमिता। ठीक है, तो दो छात्राएं हैं। तो ये दो छात्राएं कुछ क्या करती हैं, तो अपेक्षा रखती हैं, यानी वह दो विषय बताती हैं और हमारे लेखक से कहती हैं कि मुझे इन दो विषयों पर एक आदर्श निबंध चाहिए, क्योंकि इन विषयों पर इससे पूर्व परीक्षा में सवाल पूछा गया है। तो लेखक के सामने भी एक चुनौती आती है, वो चुनौती है दो विषय। याद रखिएगा, पहला विषय जो अमिता द्वारा बताया जाता है वह ये कि दूर के ढोल सुहाने होते हैं, यह है पहला विषय, और दूसरा विषय है समाज सुधार। अब याद रखिएगा, कई बार एक लेखक के लिए बहुत सारी चुनौतियाँ होती हैं जब उनको एक निश्चित विषय दिया जाता है, क्योंकि लेखक और कवि हम उनको कहते हैं जो अपने मन में आए विचारों को लिख देते हैं, जितना चाहें वो लिख देते हैं। लेकिन जब उस विषय को निश्चित किया जाता है तो हमारी जो विचार शक्ति है ना, वो वहीं तक सीमित होती है। हमें केवल और केवल उसी के बारे में सोचना होता है। तो बिल्कुल वही चुनौती यहाँ पर हमारे राइटर यहाँ पर महसूस करते हैं, और यह पाठ हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध निबंध का विश्लेषण करती है, जो कि लेखक की चुनौतियाँ और समाज सुधार अर्थात जो प्रगतिशीलता है, इस पर गहन चिंतन प्रस्तुत करना इस पाठ का मुख्य विषय है। अब लेखक के सामने दुविधा है। कौन सी दुविधा है? लेखक के सामने दुविधा है दो विषय की और एक बहुत बड़ी चुनौती।
ठीक है, क्योंकि जब अचानक से फरमाइश आती है कि वे क्या करें, तो इन विषयों पर निबंध लिखें और वे निबंध लगभग 5 पृष्ठों के होने चाहिए। जब इस प्रकार की फरमाइश आती है तो लेखक कहते हैं कि आज मुझे लिखना ही पड़ेगा, है ना, एक आदर्श निबंध मुझे लिखना पड़ेगा। तो जब वे क्या करते हैं, तो निबंध लिखने की शुरुआत करने वाली है, तो उनके मन में पहला प्रश्न आया, क्या लिखूं? और फिर वे कहते हैं कि मैंने बहुत सारे जो विद्वान हैं उन विद्वानों का मत लेना प्रारंभ किया। अब विद्वानों का मत लेना प्रारंभ किया अर्थात बहुत सारी पुस्तकें उन्होंने देखी। अब जहाँ पर बात आती है आदर्श निबंध की, तो वे क्या करते हैं, जो एक पाश्चात्य यानी अंग्रेजी विद्वान है A.G. गार्डिनर, है ना, तो A.G. गार्डिनर का सिद्धांत तो उनको याद आता है। याद रखिएगा ये नाम और इन्होंने क्या कहा। तो A.G. गार्डिनर जो है उनका मानना ऐसा है कि लेखक के लिए जब वो कुछ लिखने के लिए बैठे तो उनके मन में उमंगें उठती हैं, एक आवेग बनता है और एक स्फूर्ति पैदा हो जाती है जब वह कुछ निबंध लिखने की कोशिश करें। अब देखिएगा बहुत बड़ी बात यहाँ पर उन्होंने समझाई है। क्या कहता है उनका सिद्धांत? उनका सिद्धांत कहता है कि मन में एक उमंग सी उठती है, एक स्फूर्ति आ जाती है और एक आवेग, एक बल हमें लिखने को मजबूर कर देता है। ये गार्डिनर का मत था, लेकिन लेखक का यहाँ पर कहना बिल्कुल यहाँ पर अलग है, क्योंकि लेखक भी मानते हैं कि बिल्कुल आप जब निबंध लिखोगे ना तो आपके मन में उमंगें होनी चाहिए, आवेग होना चाहिए, स्फूर्ति होनी चाहिए, किंतु उनका वास्तविक मत किसका? हमारे लेखक का। हमारे लेखक कौन है? पदुमलाल पुनालाल बख्शी। इनका अपना एक मत है। वे कहते हैं कि निबंध लिखने के लिए केवल ये चीज़ें आवश्यक नहीं है, क्योंकि गार्डिनर एक बहुत बड़े विद्वान थे, जिसके कारण उन्होंने ये उनका मत दिया, वे उनसे सहमत भी हैं। लेकिन जब वो लिखने बैठे तो उनका मानना ये है कि निबंध लिखते समय क्या होना चाहिए, तो निबंध, ये देखिएगा ये लेखक का मत है, क्या है, एक मनोवैज्ञानिक संघर्ष होता है ना, अपने मन के भीतर विचारों का संघर्ष होता है और लिखने के लिए नए नए शब्दों को ढूंढने के लिए कड़ा परिश्रम करना पड़ता है और आपकी सोच कैसी होनी चाहिए, गहन सोच होनी चाहिए, ऐसा उनका खुद का वहाँ पर विचार है। ठीक है, अब देखो मैं फिर बता रहा हूँ कि गार्डिनर के मत से वे सहमत है कि मन में उमंग होनी चाहिए, विचारों का आवेग होना चाहिए, एक स्फूर्ति आवश्यक है, सभी बातों से सहमत हैं। लेकिन वे अपना मत बताते हैं कि जब वे लिखने के लिए बैठें तो उनका मत ऐसा है कि हमारे मन में विचारों का संघर्ष होता है, शब्दों को ढूंढने के लिए, वाक्य बनाने के लिए कड़ा परिश्रम करना पड़ता है और आपकी सोच कैसी होनी चाहिए, गहन सोच होनी चाहिए, ऐसा वो बताते हैं। फिर वो सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, हम क्या करते हैं, तो इस निबंध को लिखने की कोशिश करते हैं। तो फिर और विद्वानों को वो जानने की कोशिश करते हैं। अब जिसमें उन्होंने बाणभट्ट जी के बारे में जाना कि उनका निबंध के बारे में क्या मत है। ठीक है, तो बाणभट्ट, आप सबको पता होगा कि बाणभट्ट के विचार से निबंध जो होते हैं वह लंबे होने चाहिए और अस्पष्ट पंक्तियां वहां पर होनी चाहिए। अस्पष्ट पंक्तियां यानी क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि अगर अर्थ सीधा सीधा और स्पष्ट हो तो आपको गंभीरता से नहीं लिया जाता। जितनी आपकी बातें, जितने आपके शब्द कठिन हो, जितनी आपकी वाक्य रचना विचारशील हो, उतना आपको गंभीरता से लिया जाता है। इसलिए बाणभट्ट की जो भी रचनाएं हैं आप देखिएगा, उनकी भाषा शैली वगैरह सब उसी प्रकार की होती हैं। ठीक है, और बाकी जो विद्वान है ना, विद्वानों का ये कहना है कि निबंध छोटा होना चाहिए और आकर्षक होना चाहिए, क्योंकि जो छोटा होता है निबंध वो आकर्षक भी होता है। जितना निबंध बड़ा हो जाता है वह उतना अपनी सुंदरता को खो देता है। इसलिए लेखक ने यहाँ पर यह बात बताने की कोशिश की कि वे इस बात से सहमत हो गए कि निबंध छोटा होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उनको शब्द नहीं मिल रहे थे, शुरुआत नहीं मिल रही थी, तो वे इस बात से सहमत है। लेकिन उनका कहने का ये अर्थ है
कि विद्वता जो है वो प्रदर्शित करनी ज़रूरी है। अगर मैं छोटा लिखूँ तो मैं अपनी विद्वता को कैसे प्रदर्शित कर पाऊँगा? विद्वता यानी क्या? अपने ज्ञान को, अपने ज्ञान का प्रदर्शन भी तो करना है। जैसे अगर ये जो लेखक है वो क्या है? एक शिक्षक है। तो शिक्षक हमेशा क्या करते हैं? तो ज़्यादा एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है ना। उनके पास एक शब्द के लिए बहुत सारे वाक्य वो बना सकते हैं, यानी वे अपनी विद्वता, अपना ज्ञान दिखाने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए विद्वता प्रदर्शित करने के लिए इच्छा और सरलता के बीच हमेशा द्वंद्व चलता है, ठीक है। तो ये बात वो यहाँ पर मानते हैं। और बाकी लोगों ने जो कहा, विद्वानों ने जो अपना मत व्यक्त किया कि रूपरेखा बनाना अनिवार्य होता है। जब आप निबंध लिखने की कोशिश करते हो ना, तो पहले आपको रूपरेखा बनानी है। अब इस बात पर लेखक कहते कि ये तो असंभव है। क्यों असंभव है? क्योंकि निबंध लिखने से पहले रूपरेखा बनाना, यानी रूपरेखा क्या होता है? रूपरेखा यानी आप जो बनाने वाले हो उसकी शॉर्ट समरी आपको शुरुआत में देनी होती है। तो माफ कीजिएगा, हमारे लेखक पदुमलाल जी के सामने फिर एक बार समस्या कि निबंध लिखने के बाद अगर कोई मुझे रूपरेखा बनाने के लिए कहे तो मेरे लिए आसान है, लेकिन निबंध लिखने से पहले मुझे अगर रूपरेखा बनानी है तो ये मेरे लिए असंभव सा कार्य है। ऐसा वो यहाँ पर हमें बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसलिए वो कहते हैं कि लेखक के लिए असंभव भाषा शैली का जो द्वंद्व होता है ना, वो होता है सरल वाक्य बनाम यानी अपोजिट उसके विद्वता दिखाना। क्योंकि या तो वाक्य सरल हो सकता है या तो वो जटिल हो सकता है। जितना वाक्य जटिल होगा उतना आप ज्ञानी हो और उतना आपको गंभीरता से लिया जाता है। ऐसा बाणभट्ट की शैली से हमें समझ में आता है ना। देखिएगा, अगर मैंने सीधे सीधे आपसे कुछ कहा तो मैं ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन अगर उन्हीं शब्दों को मैंने बड़ी शुद्धता के साथ आपके सामने स्पष्ट किया तो हो सकता है कि आप ये समझे, अरे वाह, कैसे कैसे शब्द सर के पास है, कितने ज्ञानी, कितने विद्वान हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जितने शब्द जटिल होंगे, जितने वाक्य अस्पष्ट होंगे, उतना आपको गंभीरता से लिया जाता है। ऐसा वो यहाँ पर बताने की कोशिश करते हैं। फिर वो कुछ बातों से सहमत होते हैं और वे सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे, रूपरेखा बनाने के लिए उनको थोड़ी तकलीफ होती है, इसलिए वो निबंध के अंगों को समझने की कोशिश करते हैं। तो निबंध के अंग दो माने जाते हैं, जो विद्वानों का कहना है। निबंध के दो अंग हैं, उसमें सामग्री। अब सामग्री के लिए रिसर्च करना पड़ता है ना। अगर आपको मान लीजिए किसी विषय पर कुछ लिखना है तो आपको सामग्री इकट्ठा करनी पड़ेगी, और सामग्री इकट्ठा करनी है तो आपको रिसर्च करना पड़ेगा। तो कवि लेखक हमारे पदुमलाल जी मानते हैं कि मुझे दूसरा वाला जो अंग है ना, वो दूसरा वाला अंग जो है मैं उस पे पहले काम करूंगा, ठीक है। अब शैली क्या होती है? शैली यानी लिखने की पद्धति, ठीक है ना। तो वे कहते हैं लिखने की पद्धति में भाषा में प्रवाह होना चाहिए, वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए, आकर्षक होने चाहिए, और लिखने की एक पद्धति होनी चाहिए जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करे, ठीक है ना। इसलिए वे इसको स्वीकारने का प्रयास करते हैं। और साथ ही वे ये सोचते हैं कि दो टॉपिक अलग है। कौन से? पहला टॉपिक दूर के ढोल सुहाने होते हैं और दूसरा टॉपिक समाज सुधार। तो वे कहते हैं कि इनको अलग अलग मैं कैसे लिखूं, क्योंकि दूर के ढोल जो सुहाने होते हैं ना, इसके बारे में बहुत सारे विचार लोगों के यहाँ पर देखने को मिलते हैं। उससे पहले ना एक और बात यहाँ पर इस पाठ में बताई है, जैसे ए.जे. गार्डिनर और शेक्सपियर, इनका मानना ऐसा होता था कि वे लिखने के लिए कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन शीर्षक जब लिखना होता था ना, शीर्षक, तो शीर्षक लिखने में इनको बड़ी तकलीफ का सामना करना पड़ता था, गार्डिनर हो या फिर शेक्सपियर। अब हम सब जानते हैं कि ये लोग लिखते थे, लेकिन शीर्षक वो अपने मित्रों से कहते थे कि आप बताओ इसके लिए अच्छा शीर्षक क्या हो सकता है। कभी कभी उनको शीर्षक ही नहीं मिलता था, और जब शीर्षक नहीं मिलता था उसका उदाहरण हमें देखने को मिलता है। शेक्सपियर को एक बार, उनकी लिखावट तो आप सभी उनसे परिचित है, लेकिन जब उनको शीर्षक नहीं मिला तो उन्होंने एक शीर्षक रखा, जैसा तुम चाहो।
है ना, जैसा तुम चाहो, मतलब शीर्षक इस प्रकार से दिया। इसका मतलब वे नाम में ज़्यादा विश्वास नहीं करते थे और शायद उनके लिए ये पंक्ति प्रसिद्ध मानी जाती है कि नाम में क्या रखा है, ठीक है, तो इस तरीके से वो मानते हैं। फिर वे सोचते हैं कि हमारी भाषा कैसी होनी चाहिए। श्रीहर्ष जो संस्कृत के विद्वान हैं, सेनापति, इनकी भाषा कैसी है, तो कठिन है, अस्पष्ट है, ठीक है ना, तो इसलिए वे क्या करना चाहते हैं, उनकी तरह लिखने की कोशिश वो वहाँ पर करते हैं, ठीक है। एक और अंग्रेजी विद्वान का यहाँ पर वर्णन किया है, अंग्रेजी लेखक जिनका नाम है मांटेन, ठीक है। अब मांटेन की विचारधारा कैसी है। मांटेन का मानना ये है कि निबंध जो है वो मन की स्वच्छंद रचना होनी चाहिए। अब मन की स्वच्छंद रचना यानी क्या, तो मन की स्वच्छंद रचना यानी मन की अनुभूति, जो आपके मन में विचार आए, स्वाभाविक, स्वाभाविक का मतलब क्या होता है, एकदम सहजता से जो आपके मन में विचार आए, उस विचारों का महत्व लेखन में जब आप लिखने बैठो ना, इसमें कृत्रिमता नहीं होनी चाहिए। कृत्रिमता क्या होती है, आर्टिफिशियल चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जो आपने अनुभव किया, जो आपने सुना, जो आपने देखा, उसी को वैसे लिखना, उसको कहते हैं स्वाभाविक प्रवाह, जो जैसा है वैसा, जिसमें बिल्कुल सहजता होती है। जब वो मांटेन के इन विचारों को देखते हैं तब ये उनसे प्रभावित होते हैं और सोचते हैं कि वे अपने मन की स्वच्छंद रचना को लिखने वाले हैं, ठीक है। क्यों लिखेंगे, क्योंकि उनके कारण भी है, क्योंकि उनको अचानक से ना अमीर खुसरो जी का एक उदाहरण याद आता है। एक अमीर खुसरो के बारे में बताया जाता है कि 4 औरतें कुएं पर पानी भरने आती हैं, ठीक है, और वे अमीर खुसरो वहाँ पर है, तो अमीर खुसरो से एक विनती करते हैं, उनको 4 शब्द देते हैं, एक है खीर, एक है चरखा, एक है कुत्ता और एक है ढोल। और ये 4 औरतें फरमाइश करती है कि हमें इस पर कविता सुनाई जाए, ठीक है ना, इस पर कविता सुनाई जाए। तो अमीर खुसरो बड़े विद्वान व्यक्ति थे, है ना, आदिकाल के बहुत बड़े कवि, खड़ी बोली भाषा के बहुत बड़े कवि माने जाते हैं अमीर खुसरो। तो वे क्या करते हैं, इन 4 शब्दों से मिलकर क्या करते हैं, एक पंक्ति बनाकर उनको सुनाते हैं, कविता की पंक्ति बनाकर उनको सुनाते हैं। वे लिखते हैं कि खीर पकाई जतन से, चरखा दिया जलाए, आया कुत्ता खा गया, बैठी ढोल बजाए ना। तो अमीर खुसरो बड़े विद्वान व्यक्ति थे, तो उन्होंने क्या किया, 4 शब्दों को एक ही कविता में यूज किया और सबके क्या किए, जो भी विचार थे या फिर जो की फरमाइश थी, वो सबकी फरमाइश उन्होंने पूरी की। देखिएगा क्या मैंने क्या बताया, खीर पकाई जतन से, चरखा दिया जलाए, आया कुत्ता खा गया, बैठी ढोल बजाए, ठीक है ना। तो ये 4 शब्द जो है याद रखिएगा। इस तरीके से अमीर खुसरो जो है वे क्या करते हैं, सबकी 4 लोगों की मांग को वे एक पद्य में जोड़कर क्या करते हैं, एक सुंदर उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। फिर वो कहते हैं हमारे लेखक कि मैं अमीर खुसरो जितना विद्वान नहीं हूँ, ठीक है, मैं 4 शब्दों को एक जगह पे नहीं ला सकता, लेकिन वो कहते हैं कि मैं कोशिश कर सकता हूँ कि ये जो 2 विषय थे ना, दूर के ढोल सुहाने होते हैं और समाज सुधार, मैं इन दोनों को मिलाकर एक निबंध में जोड़ सकता हूँ, ठीक है, और मैं वहाँ पर क्या कर सकता हूँ, कुछ बना सकता हूँ। फिर वे उसी तरीके से काम करना शुरू करते हैं, यानी निबंध लिखना, क्योंकि उनके पास और कोई विकल्प नहीं है, उनको निबंध पूरा करना है, ठीक है। अब निबंध पूरा करना है तो फिर वे अपने विषय की ओर आते हैं, जो है दूर के ढोल सुहाने होते हैं, और फिर वे उसको क्या करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। अब ढोल की आवाज़ को देखो, पास की ढोल की आवाज़ जो होती है वो कर्कश होती है। कर्कश का मतलब कान को परेशान करने वाली, लेकिन वही आवाज़ जब आप दूर जाकर सुनते हो तो दूर से वो मधुर सुनाई देती है। अर्थात ये कि दूरी से, बहुत दूरी से यथार्थ की कठोरता जो है ना, वो क्या होती है, दूर होती है और सौंदर्य का अनुभव होता है। देखो कितनी अच्छी बात कही है ना। कोई मान लो कि आपके पास बैठा है, ठीक है, आपके पास बैठा है और आपके यहाँ पर कोई ज़ोर ज़ोर से ढोल बजाए, तो हो सकता है आपको वो सुंदर अच्छा ना लगे, लेकिन वही ढोल की जो ध्वनि है, जो आवाज़ है, जो साउंड है, वो दूर बैठे किसी व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित
कर सकता है। अर्थात इससे हमें यह बात पता चलती है, देखिएगा, दूर के ढोल सुहाने होते हैं, यानी जीवन में, मनुष्य के जीवन में भी ऐसा होता है। दूर से दिखने वाली जो चीज़ें होती है ना, वो हमेशा सुंदर लगती हैं, बहुत सुंदर लगती है, लेकिन वही चीज़ें पास जाकर आप देखोगे तो हो सकता है वो उतनी सुंदर ना हो। इसलिए कवि यहाँ पर यह बात बताने का प्रयास करता है। ठीक है, अब जब वो लिखने बैठता है ना, तो फिर वो दो चीज़ों को यहाँ पर हमारे समक्ष रखता है, देखो, जिसमें युवा बनाम वृद्ध की जो सोच होती है ना। जैसे युवा व्यक्ति जो होते हैं ना, वे क्या करते हैं, भविष्य के सपने देखते हैं, ठीक है ना, उनको अपना उज्जवल भविष्य बनाना है, ठीक है, तो वो इंतज़ार करते हैं कि मैं कब बड़ा हो जाऊंगा, कब मेरा भविष्य बनेगा, कब मेरी नौकरी लगेगी, कब मेरी शादी होगी, कब मेरे बच्चे होंगे और कब मैं बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति बनूंगा। इसका मतलब युवा जो होते हैं उनको भविष्य का आकर्षण है। इसके विपरीत जो वृद्ध होते हैं उनको भविष्य की चिंता नहीं है, उनको अतीत जो बीत चुका है, वो अतीत को दोबारा वापस चाहते हैं। ठीक है, वे वापस अतीत में जाना चाहते हैं। इसका मतलब इन दोनों चीज़ों से हमें समझ में क्या आया कि युवाओं को भविष्य चाहिए और वृद्ध लोगों को अतीत यानी पास्ट चाहिए, है ना, भूतकाल चाहिए। इससे यह समझ में आ गया कि वर्तमान यानी प्रेजेंट में सारे के सारे असंतुष्ट हैं, सारे के सारे असंतुष्ट है, कोई खुश नहीं है ना, कोई खुश है, कोई खुश नहीं है, क्योंकि यंग जनरेशन को आगे जाना है और बूढ़े लोगों को वापस पीछे अपने बचपन में या फिर अपनी जो युवावस्था है ना, उसमें आना है। इसका मतलब वर्तमान में कोई आवश्यकता या कोई संतुष्ट नहीं है। हर जगह पर आप देखोगे ना तो सब असंतुष्ट हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी वो बात लागू होती है, दूर के ढोल सुहाने होते हैं। अब ये समाज सुधार को उसके साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। जैसे समाज सुधार हर बार आवश्यकता है ना, या ऐसा होता है कि अगर कोई सुधार हुआ तो उसमें दोबारा सुधार की आवश्यकता नहीं है? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता। जैसे मान लीजिएगा, पहले कबूतर से चिट्ठी भेजी जाती थी, ठीक है ना, पहले कबूतर से चिट्ठी भेजी जाती थी, लेकिन कुछ समय के बाद उसमें सुधार हुआ। क्या हुआ? डाकिया आया और डाकिया चिट्ठी पहुंचाने लगा। तो क्या कबूतर जो पहले चिट्ठी भेजता था वो गलत था या बुरा था? नहीं, लेकिन बाद में सुधार हुआ, फिर डाकिया आया। अब डाकिया आया, डाकिया चिट्ठी पहुंचाने लगा, सब कुछ सही चल रहा था, फिर सुधार हुआ। क्या सुधार हुआ? तो फिर फ़ोन आ गए, है ना, बटन वाले फ़ोन होते थे, ठीक है, तो फिर बटन वाले फ़ोन आ गए, तो उसमें हम लोग क्या करने लगे, तुरंत बात करने लगे, सुधार हुआ, है ना। फिर हमें ऐसा महसूस होने लगा कि अरे ये बटन वाले फ़ोन से स्मार्टफोन बड़े अच्छे होते हैं, ठीक है ना, फिर उसमें सुधार हुआ। इसका मतलब ये सुधार जो है वो निरंतर प्रक्रिया है और ये प्रगतिशीलता के लक्षण हैं, ठीक है। और इसलिए वे बताते हैं कि नया सुधार पुराने दोष को बदल देता है। देखिए, बड़ा अच्छा बोला, ये जो बदलाव का चक्र है ना, ये जो सुधार होता है ना, तो वह सुधार क्या करता है, उसमें जो दोष थे ना, उन दोषों को वे क्या करते हैं, दूर करते हैं। अर्थात ये जब कोई नई चीज़ आती है ना, तो हमें पुरानी चीज़ों में दोष देखने को मिलते हैं। और इस प्रकार से बहुत सारे समाज सुधारक आए, जैसे महावीर जी, वर्धमान महावीर हो, गौतम बुद्ध हो, कबीरदास हो, नानक हो, राजा राम मोहन राय हो, महात्मा गांधी हो, ठीक है ना। इन्होंने भी क्या किया, समाज सुधारने का प्रयास किया। हर युग में नया बदलाव लाने की कोशिश की, हर एक पीढ़ी को आगे बढ़ाने की उन्होंने कोशिश की और इस समय के चक्र को उन्होंने आगे ले जाने की भी कोशिश की। कहने का मतलब यह है कि समाज सुधार यह भी निरंतर प्रक्रिया है और दूर के ढोल सुहाने होते हैं, इन पर उन्हें क्या करना था, हमारे लेखक को लिखना था। तो दोनों विचारों को वो एक साथ लिखने की कोशिश करते हैं और वो कहते हैं कि आज का जो प्रगतिशील साहित्य है ना, आज का जो साहित्य है वो कल अतीत का स्मारक बनने वाला है। समय के साथ जो आज का समय है, तो इस समय के साथ युवा बूढ़े भी होंगे और नए युवा फिर नए सपने देखेंगे। ये चक्र अनंत है और ये जो पीढ़ी है ना, ये अपने समय को श्रेष्ठ मानती है, जहाँ पे वे हैं उसी को श्रेष्ठ मानती है, लेकिन जैसे समय बीतता जाता है वे उनके लिए क्या होता है,
अतीत बन जाता है। इसलिए ये समय का चक्र जो है वो ऐसे चलता रहता है। और मनुष्य की प्रकृति ऐसी है कि उसे हमेशा दूर की चीज़ें सुंदर लगती है। इसलिए यहाँ पर दूर के ढोल सुहाने होते हैं, ये भी बात यहाँ पर समझ में आती है। मतलब दोनों जो बातें हैं वो निरंतर है, गतिशील है ना। समय का चक्र है, युवा बूढ़ा होगा और बूढ़े जो है वो फिर युवावस्था के सपने देखेंगे, राइट। और दूसरी बात ये कि सुधार अभी हुआ, उसमें दोष निकाले जाएंगे, फिर सुधार होगा, फिर हमने जो सुधार किया था उसमें दोष देखने को मिलेंगे। मतलब ये हर पीढ़ी, हर जनरेशन को ये क्या होगा, तो इस तरीके से सारी बातें देखने को मिलने वाली है। इन शॉर्ट अगर हम यहाँ पर बात करें तो लेखक जो है हमें ये बताने की कोशिश यहाँ पर करते हैं कि प्रगतिशील साहित्य जो है वो निर्माण हो रहा है, ठीक है। और इसलिए लेखक हमें ये समझाने की कोशिश करते हैं कि जब भी कभी वे कुछ लिखने के लिए बैठे तो वे इस तरीके से किसके विचारों के अनुसार, तो मांटेन के विचारों से प्रभावित होकर वे मन की स्वच्छंद रचना को बनाते हैं और एक आदर्श निबंध कैसा होना चाहिए तो वो लिखने बैठते हैं। इसलिए वो दो विषयों को आपस में मिलाकर वे क्या करते हैं, सोचते हैं। जहाँ पर वे दूर के ढोल यानी दूर की चीज़ें बड़ी सुंदर होती है, सुंदर लगती है, आकर्षण निर्माण करती है, और वैसे ही सुधार जो है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इन दो चीज़ों को मिलाकर हमारे लेखक जो है एक आदर्श निबंध जो है वो लिखने का प्रयास करते हैं। अर्थात इस पूरे पाठ में हमने क्या देखा, हमने देखा दो अलग विषय, एक था दूर के ढोल सुहाने और समाज सुधार। ये दो विषयों को मिलाकर लेखक अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं कि युवावस्था या फिर युवा लोग जो होते हैं वो बड़े बनना चाहते हैं, और जो बड़े लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, वो फिर से युवा बनना चाहते हैं। अर्थात ये कि यहाँ पर ये चीज़ें वर्तमान में कोई संतुष्ट नहीं है, इसलिए दूर से देखी जाने वाली चीज़ आपको आकर्षित करेगी। और समाज सुधार होता आया है, होता रहेगा, और हम सब उसके भागीदार भी बनेंगे। और इस प्रकार से सभी विचारों को ध्यान में रखकर, सभी विद्वानों के मत को जानकर हमारे लेखक, क्या नाम था हमारे लेखक का, कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैंने कई बार लेखक का नाम आपके समक्ष प्रस्तुत किया है, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए इस पाठ के लेखक कौन थे। और इस तरीके से कक्षा 9वीं के लिए ये पाठ जो है वो यहाँ पर होता है समाप्त, ठीक है। और इस पाठ में हमने क्या क्या देखा, तो इस पाठ में हमने देखा कि किस तरीके से हमारे लेखक ने इस समस्या का समाधान किया, और अमिता और नमिता के लिए जो निबंध अलग अलग लिखना था, कितने पृष्ठों का निबंध था वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक और आपके लिए प्रश्न, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपसे कमेंट बॉक्स में चाहता हूं कि यहाँ पर जो अमीर खुसरो ने 4 शब्द पर जो कविता की पंक्तियाँ लिखी, वह पंक्तियाँ अगर किसी ने ध्यान से सुनी है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। दूसरा, इस पाठ के लेखक का नाम मैं फिर एक बार कमेंट बॉक्स में आपसे चाहता हूं, और किस तरीके से दो विषयों को मिलाकर लेखक ने अपने विचार अंत में रखें, ये बात आज हमने यहाँ पर इस तासिका में सीखी। आशा करता हूँ कि आपको कक्षा 9वीं के सभी छात्रों को यह पाठ समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी हो तो आप सबसे बड़ी विनम्रता के एक साथ अनुरोध है कि आप कमेंट बॉक्स का यूज़ करें, हमारे इस हिंदी प्रेमी अशोक चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक भी करें। तो चलिए आज हम यही रुकेंगे, लेकिन वादा करते हैं कि बहुत जल्द हम नए पाठ के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। लेकिन तब तक के लिए नमस्कार।